हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा भारतीय इतिहास से संबंधित 50 प्लस सवाल। फ्रेंड्स, यह सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये सभी सवाल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आप सभी क्वेश्चन को अवश्य याद कीजिएगा और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको हमारे वीडियो में स्थित सभी क्वेश्चन और उसके आंसर अच्छी तरीके से समझ में आए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सिकंदर कब मकदूनिया का शासक बना? आंसर है 336 ईसा पूर्व, यानी सिकंदर 336 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। सवाल नंबर 2, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आंसर है अरस्तु, यानी सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सवाल नंबर 3, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? आंसर है 326 ईसा पूर्व, यानी सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, सिकंदर किस रास्ते से भारत आया था? आंसर है खैबरा दर्रा पार कर, यानी सिकंदर खैबरा दर्रा पार करके भारत आया था। सवाल नंबर 5, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? आंसर है अमीभ, यानी तक्षशिला के अमीभ शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की। सवाल नंबर 6, सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध किस राजा ने किया था? आंसर है पोरस ने, यानी सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, सिकंदर ने किस राजा की बहादुरी और साहस से खुश होकर जीती राज्य वापस कर दी? आंसर है पोरस की, यानी सिकंदर ने पोरस से खुश होकर उसकी जीती हुई राज्य वापस कर दी। सवाल नंबर 8, हाइडेस्पीज का युद्ध किन के बीच हुआ था? आंसर है सिकंदर और पुरु के मध्य, यानी हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पुरु के मध्य हुआ था। सवाल नंबर 9, सिकंदर की सेना किस नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया? आंसर है व्यास नदी, यानी सिकंदर की सेना व्यास नदी के तट पर पहुंचकर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया था? आंसर है विश्व विजयी बनने हेतु, यानी सिकंदर ने भारत पर आक्रमण विश्व विजयी बनने हेतु किया था। सवाल नंबर 11, मगध राज्य के उत्थान में कौन कौन वंशों का योगदान रहा? आंसर है हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश, यानी मगध राज्य के उत्थान में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश का योगदान रहा। सवाल नंबर 12, मगध की राजधानी कहाँ थी और किसने इसका निर्माण करवाया था? आंसर है राजगृह, बिंबिसार ने, यानी मगध की राजधानी राजगृह में थी और इसका निर्माण बिंबिसार ने करवाया था।
अगला सवाल है, बिंबिसार का राजवैद्य कौन था? आंसर है जीवक, यानी बिंबिसार का राजवैद्य जीवक था। सवाल नंबर 14, बिंबिसार का वध किसने किया था? आंसर है पुत्र अजातशत्रु ने, यानी बिंबिसार का वध पुत्र अजातशत्रु ने किया था। सवाल नंबर 15, बिंबिसार ने कौन सा धर्म अपनाया था? आंसर है बौद्ध धर्म, यानी बिंबिसार ने बौद्ध धर्म अपनाया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16, पितृहीनता के नाम से इतिहास में कौन कुख्यात है? आंसर है अजातशत्रु, यानी पितृहीनता के नाम से इतिहास में अजातशत्रु कुख्यात है। सवाल नंबर 17, अजातशत्रु किस धर्म को मानता था? आंसर है जैन धर्म को, यानी अजातशत्रु जैन धर्म को मानता था। सवाल नंबर 18, उदयन ने किस नगर की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई? आंसर है पाटलिपुत्र, यानी उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी बनाई। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19, अंतिम नंद राजा धनानंद को किसने पराजित किया? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने, यानी अंतिम नंद राजा धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया। सवाल नंबर 20, किसकी सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था? आंसर है विष्णुगुप्त, यानी विष्णुगुप्त की सहायता से चंद्रगुप्त ने राजा धनानंद को हराया था। सवाल नंबर 21, चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे? आंसर है चाणक्य, यानी चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य थे और चाणक्य का ही नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 22, चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर है तक्षशिला में, यानी चाणक्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। सवाल नंबर 23, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के, यानी मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। सवाल नंबर 24, मेगास्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? आंसर है इंडिका, यानी मेगास्थनीज द्वारा भारत के विषय में लिखित पुस्तक का नाम इंडिका है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 25, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? आंसर है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कर्नाटक में है। सवाल नंबर 26, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? आंसर है बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। सवाल नंबर 27, बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाले सीरिया का राजदूत कौन था? आंसर है डायमेकस, यानी बिंदुसार की राज्यसभा में आने वाला सीरिया का राजदूत डायमेकस था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 28, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था? आंसर है तक्षशिला में, यानी बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। सवाल नंबर 29, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आंसर है ब्राह्मण धर्म का, यानी बिंदुसार ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। सवाल नंबर 30, बिंदुसार की मृत्यु के बाद कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? आंसर है अशोक, यानी बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध पर अशोक बैठा था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 31,
अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आंसर है पाटलिपुत्र में, यानी अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में हुआ था। सवाल नंबर 32, कौन सा युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है? आंसर है कलिंग युद्ध, यानी कलिंग युद्ध अशोक के जीवन में एक महान परिवर्तन का सूत्रपात करता है। सवाल नंबर 33, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? आंसर है खरोष्टी लिपि एवं ब्रह्मा लिपि, यानी अशोक के अभिलेख खरोष्टी लिपि या एवं ब्रह्मा लिपि में लिखे गए हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 34, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया था? आंसर है बौद्ध धर्म, यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। सवाल नंबर 35, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारुमित्रा व संघमित्रा को किस देश भेजा था? आंसर है श्रीलंका, नेपाल, यानी अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र, बेटी चारुमित्रा व संघमित्रा को श्रीलंका और नेपाल भेजा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 36, अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे? आंसर है उपगुप्त, यानी अशोक के बौद्ध गुरु उपगुप्त थे। अगला सवाल है सवाल नंबर 37, अशोक के कहाँ के स्तंभ पर 4 सिंहों का शीर्ष बनाया गया? आंसर है सारनाथ, यानी अशोक के स्तंभ पर 4 सिंहों वाला शीर्ष सारनाथ में बनाया गया था। सवाल नंबर 38, खरोष्टी कैसे लिखी जाती है? आंसर है दाईं ओर से बाईं ओर, यानी खरोष्टी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। सवाल नंबर 39, अशोक के अधिकांश लेख प्रावमत भाषा में क्यों है? आंसर है अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु, यानी अशोक के अधिकांश लेख प्रावमत भाषा में अधिकांश लोगों द्वारा समझने हेतु है। हेलो तो इधर आओ ना। सवाल नंबर 40, शुंग काल में किस किस महाकाव्य की रचना हुई? आंसर है रामायण, महाभारत और मनुस्मृति, यानी शुंग काल में रामायण, महाभारत, मनुस्मृति काव्य की रचना हुई। सवाल नंबर 41, सातवाहन वंश काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? आंसर है गौतम पुत्र सातकर्णी, यानी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक गौतम पुत्र सातकर्णी था। सवाल नंबर 42, सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर है प्रामवत, यानी सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रामवत थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 43, शक संवत का प्रारंभ कब किया गया था? आंसर है 78 ईस्वी को कनिष्क द्वारा, यानी शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्कों द्वारा किया गया। सवाल नंबर 44, कनिष्क का राजवैद्य कौन था? आंसर है चरक, यानी कनिष्क का राजवैद्य चरक था। सवाल नंबर 45, कनिष्क के युग में कौन कौन सी कला का विकास हुआ था? आंसर है गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला, अमरावती कला, यानी कनिष्क के युग में गांधार कला, सारनाथ कला, मथुरा कला और अमरावती कला का विकास हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 46, भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण किस शैली में हुआ था? आंसर है गांधार शैली, यानी भगवान बुद्ध की मूर्तियों का सर्वप्रथम निर्माण गांधार शैली में हुआ था। सवाल नंबर 47,
बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? आंसर है महाविभाषा शास्त्र को, यानी बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभाषा शास्त्र को कहा जाता है। सवाल नंबर 48, कनिष्क का दरबारी कवि कौन था? आंसर है अश्वघोष, यानी कनिष्क का दरबारी कवि अश्वघोष था। अगला सवाल है सवाल नंबर 49, कनिष्क के शासनकाल में कौन कौन से विद्वान थे? आंसर है अवघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक, यानी कनिष्क के शासनकाल में अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र, चरक जैसे विद्वान थे। सवाल नंबर 50, नागार्जुन को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है भारत का आइंस्टाइन, यानी नागार्जुन को भारत का आइंस्टाइन के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 51, गुप्त काल को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? आंसर है स्वर्ण युग, यानी गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 52, गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम, यानी गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। सवाल नंबर 53, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की? आंसर है महाराजा धीराज की, यानी चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। सवाल नंबर 54, भारतीय इतिहास में किसे भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त को, यानी भारतीय इतिहास में समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 55, किस प्राचीन भारतीय शासक को सौवियोधों का विजेता माना जाता है? आंसर है समुद्रगुप्त को, यानी समुद्रगुप्त को सौवियोधों का विजेता माना जाता है। सवाल नंबर 56, चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? आंसर है विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सवाल नंबर 57, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? आंसर है फाहियान, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान चीनी यात्री आया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 58, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कौन थे? आंसर है कालिदास, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध कवि और नाटककार कालिदास थे। सवाल नंबर 59, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? आंसर है धन्वंतरि, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरि थे। सवाल नंबर 60, गुप्त काल के कौन से चित्र प्रमुख हैं? आंसर है अजंता की गुफाओं के चित्र, यानी गुप्त काल में अजंता की गुफाओं के चित्र प्रमुख हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल सके। थैंक यू।